उमर खालिद की जमानत खारिज करने के फैसले में अदालत यह कबूल कर रही है कि बचाव पक्ष के वकील पुलिस के बयानों में जो असंगतियां या विसंगतियां दिखा रहे हैं वह ठीक है, लेकिन फिर वह कहती है कि भले ही असंगति हो उस पर अभी विचार नहीं करेगी, यानी अभियुक्त बिना सजा के सजा काटने को अभिशप्त है। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। उमर खालिद की जमानत की अर्जी खारिज किए जाने के बाद विशेष सरकारी वकील ने सार्वजनिक रूप से भय व्यक्त किया है कि अब छात्र एक्टिविस्ट के नाम पर उमर खालिद के पक्ष में अभियान चलाया जाएगा। उमर खालिद की अर्जी को नामंजूर किए जाने के बाद कोई सार्वजनिक चर्चा शुरू हो, इससे पहले ही सरकारी वकील ने यह डर जाहिर किया कि उमर को छात्र बलात्कार उनके पक्ष में हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। अव्वल तो उमर छात्र नहीं है और खुद को कहते भी नहीं। यह तो अखबार और बाकी मीडिया है जिसके पास उमर के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के अलावा कोई और परिचय नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम कभी और विचार करेंगे। सरकारी वकील की शिकायत है, जब इशरत जहां को जमानत मिली तो कहा गया कि कानून में विश्वास लौट आया है, और अब जब और बाकियों की जमानत रद्द हो रही हैं तो अब छात्र एक्टिविस्ट दुहाई देना शुरू करेंगे। अब वह वक्त है कि यह किस्सा शुरू किया जाएगा, हमें इससे सावधान रहना है। सरकारी वकील अब अदालत के बाहर भी अभियुक्त के खिलाफ दलीलें रखेंगे और सार्वजनिक रूप से अनुमान लगाएंगे कि आगे अभियुक्त अपने पक्ष में कौन से तर्क देगा, यानी वे अदालत के बाहर भी अभियुक्त के विरोध अभियान में अपना योगदान करेंगे। क्या यह काम सरकारी वकील का है? क्या उनकी विशेष दिलचस्पी इस मामले में है और क्या उनकी ऐसी दिलचस्पी होनी चाहिए? यह सवाल कोई नहीं करेगा, लेकिन किए जाने चाहिए। अगर हमें याद है कि महाराष्ट्र में अजमल कसाब के बारे में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने यह प्रचार किया था कि उसे जेल में बिरयानी मिल रही है। बाद में हंसते हुए उन्होंने कहा कि वे झूठ बोल रहे थे और अदालत पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए वह ऐसा कर रहे थे। किसी ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। अगर आप जानना चाहें कि आखिर उमर खालिद की जमानत की याचिका को अदालत ने अस्वीकार क्यों किया, तो 61 पेजों के फैसले में कारण आपको खोजने को नहीं मिलेगा। अदालत कुल मिलाकर यही कह रही है कि चूंकि पुलिस ने कहा कि उमर खालिद हिंसा की एक साजिश में शामिल थे, वह उसे मान रही है। अंदेशा इसी का था। जिस कानून के तहत बाकी कानूनों के अलावा उमर को गिरफ्तार किया गया था, उसमें जमानत तकरीबन नामुमकिन है। यूएपीए ऐसा कानून है और उसकी इस प्रकार की व्याख्या अदालत, खासकर सर्वोच्च न्यायालय ने की है कि अगर आपकी गिरफ्तारी इसके तहत की गई तो मुकदमा पूरा होने तक आपको जेल में रखा जाएगा। इसके 20 उदाहरण हैं कि इस कानून की इस तरह की अदालती व्याख्याओं के कारण लोगों ने 10-12 सालों से ज़्यादा जेल में गुजारे और फिर इल्ज़ाम में दम ना पाकर उन्हें बरी किया गया, यानी निर्दोष होते हुए भी उन्हें एक लंबी सज़ा काटी। इस बात को लेकर अदालतों में धुंध दिखाई पड़ता है। क्या किसी को बिना अपराध साबित करे जेल में सज़ा भुगतने को छोड़ देना चाहिए? जब तक मुकदमा ख़त्म ना हो तब तक की जेल। निरपराध, जिस मामले में उमर खालिद इशरत जहां को गिरफ्तार किया गया और उन्हें अभियुक्त बनाया गया, उसी में नत्याशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल आना को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दी है, इससे घबरा कर कि कहीं इस उदाहरण बनाकर बाकी अभियुक्त की जमानत ना ले ले। दिल्ली पुलिस सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई और उसकी हमदर्द अदालत ने कहा कि ठीक है, इन्हें जमानत मिल गई तो रहने दें, लेकिन जमानत के दिल्ली में उच्च न्यायालय के फैसले को नज़ीर नहीं बनाया जाएगा। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार टाली मामले में और फिर इस आदेश के जरिए उनके हाथ पांव बांध दिए हैं जिन पर पुलिस ने आरोप लगाए हैं। वे कोई भी दलील थे, पुलिस के किस्से में कितने ही झोल दिखाई दे, अदालत आके मूंदती रहेगी, क्योंकि उसे जमानत के स्तर पर बस पुलिस को आरोप को देखना है। वह कहती रहेगी कि जब तक मुकदमा शुरू होगा तब हम पुलिस के आरोप की जांच करेंगे। फिर अदालत का काम क्या रह जाता है? जैसे गौतम भाटिया ने लिखा कि क्या मुंसिफ सिर्फ अभियुक्ता का मुंशी है? क्या उसका काम मात्र पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में दोहरा बयान देना भर है? उमर खालिद के जमानत के फैसले को पढ़ते हुए हम देखते हैं
कि अदालत में ये कबूल कर रही है कि बचाव पक्ष के वकील पुलिस के बयानों में जो असंगतियां या विसंगतियां दिखाई दे रही हैं वह ठीक है, लेकिन फिर वह कहती है कि भले ही असंगति हो उस पर भी हम अभी विचार नहीं करेंगे। यह एकाधिक बार उमर के वकील से सहमत होती दिखलाई पड़ती है, लेकिन फिर उसे टाल जाती है। पुलिस ने अपने पूरा मुकदमा पोशीदा गवाहों के बयानों के आधार पर तैयार किया। यह बयान बहुत अस्पष्ट है और जो आरोप लगाए गए उनको करने के लिहाज से कमजोर है। मसलन इस बयान से हमें क्या मालूम होता है कि उमर ने भड़काऊ भाषण दिया कि दिल्ली से दूर अमरावती में दिए गए भाषण के एक टुकड़े को पुलिस ने बतौर सबूत पेश किया था। यह साबित हो गया कि वह टुकड़ा पूरे भाषण से निकालकर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रचारित किया था और रिपब्लिक टीवी ने प्रसारित किया। पूरे भाषण में उमर कहीं भी हिंसा के लिए जनता को उकसाते नहीं दिखे। जिसे पुलिस इतना महत्वपूर्ण सबूत बतला रही थी उसे झूठे साबित हो जाने के बाद भी अदालत पुलिस से कुछ पूछना जरूरी नहीं समझती। क्या उमर खालिद ने हिंसा का उकसावा दिया था? क्या किसी हिंसा के लिए उमर हथियार इकट्ठा करने में शामिल थे? जब दिल्ली में हिंसा हुई तो वे कहाँ थे? पहले दोनों का जवाब है नहीं। पुलिस अपने आरोप पत्र में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है। हिंसा तो दूर की बात है, उमर ने नफरत का जवाब प्रेम से देने का आह्वान किया है। हिंसा की योजना में उमर की भागीदारी का कोई प्रमाण आरोप पत्र में नहीं था। हिंसा के वक्त वे दिल्ली में नहीं थे, फिर भी वे जेल में रहेंगे क्योंकि उमर के वकील के ऐतराज और आपत्ति से सहमत होते हुए भी अदालत का यह कहना है कि इन पर विचार करने का कोई मौका नहीं है। सीधा गवाहियां ठीक हैं या नहीं ये तो जिरह के वक्त ही तय होगा। जब तक जिरह और खत्म ना हो पुलिस जो कुछ भी आरोप लगा रही है उसे ही अदालत सच माने। इसका मतलब हमें पहले लिख चुके हैं जिस पर आरोप है वह पुलिस की मेहरबानी है। वह मुकदमा शुरू होने में एक के बाद दूसरी बाधा पैदा करेंगी। तब तक अभियुक्त अभियोगी के साथ जेल में रहेंगे। यह बिना सजा के सजा है। ऐसे मामलों में और एक बार फिर से यह तय हुआ है कि पुलिस आरोप पत्र में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अनगरल सफेद झूठ लिखने को आज़ाद है। अदालत उसे देखती रहेगी। आपसे कहा जा रहा है कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाए तो कोई भी नाइंसाफी करे आप उसका विरोध नहीं कर सकते। विरोध को ही अपराध साबित किया जा रहा है। यह किसान आंदोलन के दौरान भी देखा गया। उस आंदोलन को ही साजिश अपराध घोषित किया गया। फिर त्रिपुरा में हिंसा की रिपोर्टिंग को ही अपराध ठहरा दिया गया। अब हम सिर्फ यही उम्मीद करें कि दिल्ली उच्च न्यायालय नताशा देवांगना और आसिफ के मामले की तरह ही गुलफिशा और उमर और शहरजिल के मामले में भी विचार करेगा। सब जितने दिन जेल में रहते हैं भारत की आज़ादी की उम्र उतनी ही घटती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।